हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फेडरलिज्म कर रहे हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है, संघवाद क्या होता है और उसकी मीनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया और एक डेफिनेशन भी हमने दी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फेडरलिज्म होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि जो संघात्मक जो सरकार होती है उसके क्या लक्षण होते हैं कि जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो उसी के आधार पर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे हम बताएंगे कि संघात्मक सरकार के क्या फीचर्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, पहला पॉइंट है लिखित और कठोर संविधान। जो संघात्मक जो सरकार होती है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है कि जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक लिखित रूप में होएगा और दूसरा वो कठोर होएगा। लिखित रूप में मतलब है कि जो संघ की जो यानी कि जो संघ है उसका जो निर्माण है वो राज्यों की इकाइयों के माध्यम से हुआ है, यानी कि एक समझौते के परिणाम के स्वरूप हुआ है। तो उन इकाइयों को मतलब कुछ शर्तों के, कुछ लिखित शर्तों के माध्यम से क्या किया गया है, उसमें मतलब एक संघ के अंदर जोड़ा गया है। तो जो कुछ शर्तें रहती है वो क्या आती है, एक स्थायी रूप में और लिखित रूप में होती है, ताकि उनका सभी संघों के द्वारा क्या किया जाए, संघ की जो इकाइयों के द्वारा क्या किया जाए, पालन किया जाए। इसलिए क्या किया जाता है कि कोई भी संघ को, जो कोई भी जो संघ होता है वो जो इकाइयों के माध्यम से बना होता है, यूनिट के माध्यम से जब बना होता है, तो उनको ये अधिकार नहीं है कि वह मनमाने ढंग से उनसे अलग हो जाए। तो इसलिए क्या किया गया है, अगर कठोर की अगर हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो कठोर स्वरूप का रहता है, यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई भी संशोधन किया जाता है तो एक विशेष बहुमत के आधार पर किया जाएगा। यानी कि कोई भी संशोधन है वो खाली हम ये नहीं कह सकते, जो संघात्मक सरकार होती है उसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा ही कर दिया जाता है, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं रहता। कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं, कुछ ऐसे खास कर कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं, विषय रहते हैं जिन पे संशोधन है वो दोनों की आपसी सहमति के द्वारा किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे शक्तियों का बंटवारा। यानी कि जो संघात्मक सरकार होती है उसमें क्या क्या किया जाता है कि संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या किया जाता है कि शक्तियां जो होती है उसको बांट दिया जाता है, चाहे वह विधायिकी शक्तियां हो, चाहे वह प्रशासनिक शक्तियां हो, चाहे वह कार्यपालिका के स्वरूप की शक्तियां हो, उन्हें क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान में भी ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य स्तर पर कर दिया जाता है, यानी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया जाता है और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है। जैसे कि अपने भारत के अंदर ही देखते हैं हम कि हम संघात्मक सरकार के अगर फीचर्स की बात करें तो भारत के संविधान में भी देखने को मिलती है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। 7वीं अनुसूची के माध्यम से 3 सूचियां बनाई गई है, जिसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघीय सूची, जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान का जो स्वरूप है, यानी कि संविधान के स्वरूप के मुताबिक जो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कौन सा है, संघात्मक सरकार के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र और स्वच्छ यानी न्यायपालिका। यानी कि जो न्यायपालिका रहती है, यानी जो जुडिशरी रहती है वो पूर्ण रूप से आज़ाद है। क्यों, कई बार क्या होता है कि शक्तियों का तो बंटवारा कर दिया जाता है परंतु कुछ विषय ऐसे रह जाते हैं जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मतभेद होने की गुंजाइश क्या की जाती है, बढ़ दी जाती है। यानी कि मतलब कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आपस में क्या हो जाता है, उनके बीच में टकराव हो जाता है। तो इस टकराव को दूर करने के लिए, यानी कि शक्तियों का स्पष्ट कई बार विभाजन नहीं हो पाता है, तो उन विवाद को हल करने के लिए क्या किया जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, यानी कि न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जिसको पूर्ण रूप से वह क्या रहती है, आज़ाद रहती है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा कोई भी मतलब कि संविधान में संशोधन किया जाता है या कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसकी वैधता को चेक करता है, न्यायपालिका के द्वारा चेक की जाती है कि वह संविधान के अनुरूप तो है, यानी कि वह वैध तो है, मतलब कि वह संवैधानिक तो है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए न्यायपालिका को क्या रखा गया है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सर्वोच्च यानी सबसे श्रेष्ठ रखा गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो न्यायपालिका का होता है। हम बात करते हैं, अपने हर अंग का एक अपना मतलब कि महत्व होता है, परंतु न्यायपालिका भी लोकतंत्र को वास्तव अगर बोले तो हम वास्तविक रूप में मतलब कि एक सही मायने में सफल बनाने में क्या करती है, मदद करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना है 2 सदनीय विधान पालिका। यानी कि इसमें क्या रहता है कि जो विधान मंडल होती है उसके 2 सदन रहते हैं, जैसे कि
एक सदन होता है जो उच्च सदन होता है, जो संघ की जो इकाइयां होती हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा निम्न सदन जो होता है वो राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो भारत के अंदर देखते हैं हम लोकसभा, राज्यसभा। जो लोकसभा होती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और जो राज्यसभा होती है वो संघ की जो इकाई है, जो स्टेट होती है, उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो दो सदनीय जो विधान पालिका होती है उसका व्यवस्था की जाती है किसमें? संघात्मक सरकार के अंदर। यानी कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, फेडरलिज्म जो सिस्टम रहता है गवर्नमेंट का, उसमें क्या किया जाता है कि दो सदनीय विधान पालिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सबसे बढ़कर क्या रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि संविधान सबसे सर्वप्रिय है, यानी कि संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए तो जो अपनी न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है, उसको मतलब कि वो अच्छे से अपना कार्य कर सके, संविधान की रक्षा कर सके, संविधान की एक उचित व्याख्या कर सके, इसलिए उसको क्या रखा गया? सबसे ऊपर रखा गया, सबसे सर्वोच्च और स्वतंत्र यानी कि आजाद रखा गया है, ताकि उसका किसी डर या भय के द्वारा वह पूर्ण रूप से आजाद होकर अपना कार्य कर सके। इसलिए संविधान सबसे क्या होता है? सर्वोच्च प्रिय होता है, यानी सबसे बढ़कर होता है। इसीलिए कोई भी मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा या प्रांतीय सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो क्या किया जाता है कि उसे चेकआउट किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा, उसकी वैधता की जांच की जाती है कि और या फिर जो केंद्र सरकार होती है, जो प्रांतीय सरकार होती है, उनके द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है अगर वो उचित नहीं है तो उसका क्या किया जाता है? उसको अवैध घोषित किया जा सकता है, और एक न्यायिक पुनर्निरीक्षण करने का भी अधिकार इसके अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अपना पॉइंट दोहरा शासन, यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था के मुताबिक हम देखें तो संघात्मक जो सरकार होती है उसका एक पॉइंट ये भी है, उसका एक फीचर्स ये भी है कि दोहरा शासन होएगा, यानी कि केंद्रीय स्तर पर भी यानी कि जो केंद्रीय स्तर रहेगा, राष्ट्रीय स्तर रहेगा, वहां पे भी सरकार का एक स्वरूप देखने को मिलेगा, और प्रांतीय स्तर पर भी, ताकि जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से एक व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय स्थापित किया जा सके, और जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं हैं उनका उचित ढंग से निवारण किया जा सके, लोक कल्याणकारी हित से जुड़ी परियोजना को क्या किया जा सके? लागू किया जा सके। इसलिए दोहरे शासन व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है, ताकि दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से आजाद होकर, यानी कुछ उचित प्रतिबंध के बावजूद मतलब कार्य कर सके लोकहित के लिए। उसके बाद में आता है दोहरी नागरिकता, यानी कि दोहरी नागरिकता के अंदर बताया गया है कि जो संघात्मक सरकार का जो मतलब लक्षण है यानी फीचर्स है, उसमें दोहरी नागरिकता को भी इंक्लूड किया गया है, पर अपने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखने को नहीं मिलता है। भारत में एक हैरी नागरिकता है, यानी कि चाहे वह महाराष्ट्र का हो, चाहे वह पंजाब का हो, वह भारतीय है, इस रूप में वह जाना जाएगा, उसकी पहचान जो रहेगी वह एक भारतीय होने के नाते रहेगी। तो ये अपने को देखने को मिलता है। परंतु अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जो व्यक्ति, एक तो उसे अपने प्रांत यानी कि राज्य की नागरिकता दी जाएगी, दूसरी उसे अमेरिकन होने के नाते अमेरिका की नागरिकता दी जाएगी। तो हमने कुछ यहाँ डिस्कस किए कुछ साइलेंट फीचर्स, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था में कौन कौन से मतलब लक्षण देखने को मिलते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ संघात्मक सरकार के लक्षण है या फिर एकात्मक सरकार यानी फेडरलिज्म है, या फिर एकात्मक सरकार की यानी कि यूनिटरी सिस्टम है। तो उसके बारे में हमने यहाँ देखा। जब आती है बात भारत की कि भारत के अंदर किस तरह का यानी कि संघात्मक सरकार के लक्षण मिलते हैं या फिर एकात्मक के, तो हमने देखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में जो संघ है, यूनियन है, उस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उसमें ये शब्द का प्रयोग किया है, राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में हमने देखने को मिलता है। और मसौदा समिति के द्वारा BR अम्बेडकर जो हमारी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ये साफ क्लियर किया गया कि मतलब कि जो भारत के संघ राज्य हैं, परंतु मतलब भारत एक संघ राज्य है, उन्होंने ये बताया कि भारत एक संघ राज्य है, परंतु ये संघ राज्य किसी भी पारस्परिक आपसी समझौते के द्वारा इनका निर्माण नहीं हुआ है कि जिसके परिणाम के द्वारा भी ये संघ राज्य बना है। न इन राज्यों को भाई संघ से अलग होने का राइट है। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर वहाँ 50 राज्यों से एक संघ का निर्माण बना है तो वो अलग हो सकते हैं, परंतु भारत के संविधान में ऐसा नहीं है, ताकि अखंड भारत पूर्ण रूप से बना रहे, भारत की सुरक्षा के लिए और एकता बनी रहे, और राज्यों को एक उचित स्वायत्ता दी गई है, प्रदान की
की गई है ताकि वह एक शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चला सके और जनता के हित में कार्य कर सके। इसलिए कुछ संविधान शास्त्री होती है उनमें आपसी मतभेद रहा है कि भारत के संविधान का जो स्वरूप है वो किस टाइप का है। कुछ कहते हैं कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो संघात्मक है, कुछ कहते हैं कि वो एकात्मक है, कुछ कहते हैं कि दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो कुछ प्रमुख विचारक अपने को देखने को मिलती है जिनमें से कहा गया है, नॉर्मन डी पामर ये कहते हैं, नॉर्मन डी पामर ने ये कहा है कि भारतीय गणतंत्र जो है वो एक संघ है और उसकी अपनी एक विशेषता है, यानी कि भारतीय गणतंत्र है, गणतंत्र देश है और उसकी कुछ अपनी की क्या है कि कुछ विशेषता है जिन्होंने अपने आप को क्या किया है, समय और परिस्थितियों के हिसाब से संघीय स्वरूप में क्या किया है, ढाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय भारत की सिचुएशन यानी कि उस समय की जो वास्तविक परिस्थितियां रही थी उनके मुताबिक भारत के संविधान में उचित स्वरूप में संघात्मक शासन व्यवस्था के कुछ फीचर्स को डाला गया और कुछ एकात्मक स्वरूप के भी डाला गया है। तो इसमें आपस में मतभेद रहता है कि भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक है। तो भारतीय संविधान के स्वरूप की विशेषता की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि भारत के संविधान का जो मतलब कि भारत के संविधान के मुताबिक इंडियन जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो किस टाइप से, यानी कि वो संघात्मक है या फिर एकात्मक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बस यही डिस्कस करेंगे ये पॉइंट्स को। ओके स्टूडेंट।